हेलो 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 बच्चों, पवन नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आपने केबीसीसी 02 अटेम्प्ट कर लिया है। कई बच्चों ने आंसर किया है कमेंट में, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यह है कि इस सवाल में एक से ज्यादा आंसर करेक्ट थे। आप लोगों ने कोई एक सॉल्व किया था, लेकिन आपको चार ऑप्शन सॉल्व करने थे। और यह सवाल एकदम बेहतरीन था और मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल था। आप अगर सवाल को देखें ना, तो इस सवाल को कैसे फ्रेम किया गया था कि इसमें ऑर्गेनिक की एक नेम रिएक्शन कवर हो रही है जिसका नाम है कोलवेज रिएक्शन। साथ में न्यूमेरिकल कवर हो रहा है मोल कॉन्सेप्ट का, ईल्ड वाला। ठीक, साथ ही साथ आपके केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, बायोमोलिक्यूल लग रहा है यहां पर, आइसोमर का सवाल लग रहा है यहां पर, और एनेंसोमरिक एक्सिस ऑप्टिकल प्यूरिटी। यानी कि एक सवाल में मल्टीपल कॉन्सेप्ट रिवीजन हो रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको ये सवाल बहुत पसंद आ रहे हैं, इसलिए मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं कि आपको मल्टी कॉन्सेप्ट सवालों की प्रैक्टिस करा पाऊं, ताकि एकदम नया सवाल देखने को मिलेगा। देखो, थ्योरी सारी सेम होती है, ठीक है, थ्योरी बदल नहीं दोगे आप, बस सवालों की फ्रेमिंग ऐसे हो जाएगी कि आपके सामने आपको ऐसा लगेगा कि ये नया सवाल है। मतलब जेई में या नीट में कभी नया सवाल कोई एग्जामिनर बनाए तो इस तरीके से सवाल बना के देते तो मजा आ जाएगा। ठीक, तो मल्टी कॉन्सेप्ट रिवीजन यहां पर हो रहा है आपका। चलिए सवाल देखिएगा, पहली लाइन ही बहुत खूबसूरत लिखी हुई है। आ रिएक्शन इज परफॉर्म्ड वेयर 0.94 ग्राम ऑफ फिनॉल आर रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, कोलवेज रिएक्शन है। दिस प्रोसेस यील्ड अ कंपाउंड ए विद अ रिएक्शन यील्ड ऑफ 50%। मोल कॉन्सेप्ट भी लगा दिया यहां पर। तो आइए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन जो हो रही है, ध्यान से देखिएगा, फिनॉल की रिएक्शन जो हो रही है ये किसके साथ करा रहे हो आप? CO2 KOH के साथ, और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, पहली ही लाइन से रिलेटेड एकदम धमाकेदार कॉन्सेप्ट है आपके पास। आपने कोलवेज रिएक्शन पढ़ी है, और कोलवेज रिएक्शन में आपने बनाया था सॉरी सॉरी स्क्वायर। आपने कोलवेज रिएक्शन में यह बनाया था, लेकिन यहां पर यह आंसर नहीं आएगा। ऑर्थो प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनता है, यह सबसे बड़ी गलती है। आज एक आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। यहां क्या होता है मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूं तो आप क्लियर समझ पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास फिनॉल है, CO2 और KOH के साथ जब रिएक्शन होती है तो KOH कैसे टूटता है? K प्लस और OH माइनस में, है ना। KOH कैसे टूटेगा? K प्लस और OH माइनस में। और OH माइनस एज अ बेस काम करेगा और फिनॉलिक एसिड की तरह काम करेगा और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या लगा कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, और फिनॉल से वीक एसिड होता है पानी। ठीक है, फिनॉल से वीक एसिड पानी होता है तो ये रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक कॉन्सेप्ट यहां पर ये आ गया। सर अब इसके बाद क्या होगा? ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 पर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहां कार्बन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो पोलरिटी कुछ ऐसी रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहेगा। अब क्या होगा? ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और यहां से इस पर अटैक होता है। सर ऑर्थो से अटैक क्यों नहीं हुआ? ध्यान से सुनना, जब सोडियम होता है ना तो ऑर्थो से अटैक होता है, क्योंकि जो एनायनिक स्पीसी बनती है वो Na+ के साथ एक जबरदस्त चीलेशन बनाती है, और चीलेट बनना अच्छी बात होती है, लेकिन वो कब होता है? जब Na+ होता है। साइज एक्चुअल में Na+ का कम होता है, K+ का ज्यादा होता है। तो साइज कम की वजह से Na+ का चीलेट स्टेबल होता है, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। K का साइज बढ़ जाने की वजह से K का साइज बढ़ जाने की वजह से चीलेट स्टेबल नहीं होता, इसलिए पैरा बनता है। तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये CO नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड हो, और इसको आप टॉटोमराइज करा लीजिएगा तो ऐसा दिखेगा, एरोमेटिसिटी आपकी रीगेन हो जाएगी। ठीक है, और अब क्या होगा? अब इसके बाद इसको एसिडिफाई करा रहे थे तो यहां बनेगा पैरासाइलिसिलिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, पीटर साइक्स करके एक बुक है, उसमें बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है, जो मैंने आपको समझाया है, चीलेशन वाला। साइज कम हो जाने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो Na+ का चीलेट ज्यादा स्टेबल होगा। Na+ का चीलेट जो ऑर्थो पोजीशन पर बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। भाई अगर यही ग्रुप तुम ऑर्थो पे सोच लो, यही ग्रुप अगर तुम ऑर्थो पे सोच लो, अगर सोडियम होता, यही ग्रुप तुम ऑर्थो पे सोच लो, CO नेगेटिव, Na+, तो ये बेहतरीन यहां पर ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ एक बेहतरीन चीलेट बना रहा होता। तो ये स्टेबल तब Na के केस में होता है। अगर यहां पोटेशियम आ रहा है तो फिर ये पैरा पर, साइज बढ़ गया, चार्ज डेंसिटी कम हो गई, तो K+ यहां आएगा इस जगह पर। ठीक है, जहां जहां एनाइन है वहां वहां आप K+ ले सकते हो। तो क्या बन गया? पैरासैलिसिलिक एसिड बन गया, पैरासैलिसिलिक। अरे बहुत बेहतरीन सवाल है यार, मजेदार, कितने सारे कॉन्सेप्ट अभी आएंगे देखना।
इसका मतलब यह है कि जब तुम ये रिएक्शन कराते हो तो पैरासैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या ये बात सही है? जब तुम ये रिएक्शन कराते हो तो पैरासैलिसिलिक एसिड बनता है, ये नहीं बनता है। ठीक है, तो आप पूरी मैकेनिज्म समझ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां क्या बनने वाला है? पैरासैलिसिलिक एसिड बनने वाला है। ठीक, पैरासैलिसिलिक एसिड बनने वाला है। अब उनका यह कहना है कि इस रिएक्शन की जो यील्ड है वो 50% है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के बराबर है, तो मोल्स ऑफ फिनॉल निकाल लेते हैं पहले। मोल्स ऑफ फिनॉल कैसे निकलेंगे? उसके लिए कुछ वेट वगैरह दिया हुआ है आपको सवाल में, ध्यान से देखिएगा। वेट दिया है 0.94, तो 0.94 और फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 94, तो ये आ जाएगा 0.01 इसके मोल आ जाएंगे, किसके? फिनॉल के। मोलर रेशियो 1:1 है, तो मोल्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड के मोल आ जाएंगे 0.01, लेकिन यील्ड 50% है तो डिवाइडेड बाई 2, 50% का मतलब आधा, यानी कि 0.01/2 आ जाएगा। यहां से मैं वेट ऑफ सैलिसिलिक एसिड निकाल लेता हूं, मेरे को जरूरत पड़ेगी इसमें, है ना। तो 0.01 डिवाइडेड बाई 2 और 138 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है सैलिसिलिक एसिड का, तो ये आ जाएगा 0.69 वेट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे, देखिएगा। द वेट ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मुझे बताओ K इज इक्वल टू क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाई 3 लिख रहा हूं, 0.69 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ मुझे दिया हुआ है कितना? ध्यान से देखो जरा, टी हाफ कितना दिया हुआ? हाफ लाइफ दिया हुआ है 1 मिनट दिया है, तो ये आ जाएगा बेटा 0.69, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आ रहा है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट नहीं, वेट के बराबर आ रहा है। सैलिसिलिक एसिड का वेट आपने निकाला था, कितना आ रहा था? सैलिसिलिक एसिड का वेट निकाला था, कितना आ रहा था? ये आ रहा था 0.69, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। कई बच्चों ने यहां पर गलती ये करी है कि सिंगल आंसर करेक्ट समझ लिया। बेटा चारों ऑप्शन चेक करना, कभी भी मैं आने वाले टाइम में और जबरदस्त केवीसीसी दूंगा तो वो सारे मल्टीपल की तरह ही सोचना है आपको, है ना। चलिए अगला, A double strand DNA segment contain base pair is equal to molecular weight of salicylic acid plus 12, यानी कि इसमें बेस पेयर कितने दे रखे हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्लस 12 दे रखे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बेस पेयर दे रखे हैं, बेस पेयर दे रखे हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्लस 12 यानी कि 150, तो 150 बेस पेयर मुझे दे रखे हैं। एक्चुअल में क्या है? डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, है ना। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस पेयर के बीच में होती है। कौन कौन से बेस पेयर के? ए का टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी के सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बायोमोलिक्यूल का कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया। इफ 20% ऑफ दीज बेस पेयर आर 80 पेयर, 80 पेयर 20% है। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, 80 बेस पेयर जो हैं वो दिए हैं 20%, तो 150 का 20% निकाल लीजिएगा, 12 नहीं 20% निकाल लीजिएगा, यानी कि 15 का डबल 30 बेस पेयर आ जाएंगे। और जीसी बेस पेयर कितने दे रखे हैं? जीसी बेस पेयर कितने दे रखे हैं आपको? ध्यान से देखिएगा, एंड रिमेनिंग आर जीसी बेस पेयर, रिमेनिंग आर जीसी बेस पेयर। तो मुझे बताओ 20% ये है, तो 80% बचेंगे आपके जीसी बेस पेयर, तो 80% बचेंगे जीसी बेस पेयर, तो मेरे आ जाएगा 120 जीसी बेस पेयर आ जाएंगे। अब सवाल में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा। देन द टोटल अप्रोक्सीमेट एनर्जी किलोजूल पर मोल में रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपरेट द 2 स्ट्रैंड, और वो स्ट्रैंड सेपरेट कब होंगे? जब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ोगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी आपको दे रखी है 20 किलोजूल पर मोल, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, 80 कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक, और जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी जो सेपरेट करेगी दोनों स्ट्रैंड को, वो आ जाएगी 30। तो ये बेस पेयर है 80 वाले, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने होंगे, और हर एक हाइड्रोजन की 20 एनर्जी है, 20 किलोजूल पर मोल। तो 3 का डबल 6 का डबल 12, तो 1200 आ जाएगा इसका। और प्लस 120 बेस पेयर कौन से वाले हैं? जीसी वाले। तो यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ये बहुत बेहतरीन सवाल होता है ना। ये आ जाएगा आपका 6 और 12 6 72, 7200 आ जाएगा, और टोटल आ जाएगा आपका 8400, 8400 आपका आ जाएगा। देखिए जरा, 8400 दे रखा, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। अगला चेक कर लो, द नंबर ऑफ 2 डिग्री H इन अल्केन CXH2X+2। अब ये X क्या है? X यहां से पता चलेगा, X रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड Y रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। किसमें? ए कंपाउंड में, यानी कि सैलिसिलिक एसिड में इसमें निकाल लेता हूं मैं
सैलिसिलिक एसिड में एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं H लगा दूं सभी जगह पर, है ना, और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो मुझे बताओ X की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बॉन्ड 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड, और Y सिग्मा बॉन्ड है 1, और 6 और 6 12, ठीक, 13, 6 और 6 12, है ना, 13 14 15 16, सही ना। 6 तो ये रिंग वाले हो गए, 6 ये बाहर वाले हो गए, 12 13 14 15 16, 16 आ जाएगा Y। ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये पाई बॉन्ड हो गए। सही बात है, यहां तक क्लियर बात है? चलिए भाई आगे चलता हूं मैं। अब इनका यह कहना है इस सवाल में कि नंबर ऑफ 2 डिग्री H इन CXH, यानी कि C4H 8 और 2 10, C4H10 में आपको बताना। अब C4H10 के दो आइसोमर होते हैं, एक तो ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। विच ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं, यानी कि 2 डिग्री H 0 कह रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनना चाहिए मोनोक्लोरिनेशन पर। इसका अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन कराता हूं, एक काम करता हूं, इसको अगले पेज पे सॉल्व कर देता हूं, है ना। अगर मैं C4H10 के आइसोमर लूं तो एक ये होगा, एक ये होगा, इसका और इसका दोनों का मोनोक्लोरिनेशन कराइएगा, मोनोक्लोरिनेशन इसका भी और इसका भी, तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। सही बात है। और ये भी दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक टर्मिनल में कहीं लगा दो और एक आप लगा दो बीच में 3 डिग्री वाले पर। इनमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है सिवाय इसके, यानी कि तुम्हें ब्यूटेन ये लेके चलना है। तो इसमें 2 डिग्री H कितने आ जाएंगे? ध्यान से देखो, 2 और 2 4 आ जाएंगे 2 डिग्री H, जबकि आपको ऑप्शन में कितना कहा गया था? 0, यानी कि ये गलत है। चौथा वाला बेहतरीन सवाल, एकदम जबरदस्त सवाल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के न्यूमेरिकल से। आ रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ कायरल कंपाउंड विद अ स्पेसिफिक रोटेशन दिस, है ना, कायरल कंपाउंड बना रहा है जिसका स्पेसिफिक रोटेशन 40 है। द प्योर R एनेंटियोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज नोन टू हैव द स्पेसिफिक रोटेशन दिस, यानी कि अल्फा प्योर हो गया, ये अल्फा मिक्सचर हो गया, ठीक। इफ द टोटल यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 25 ग्राम, देन मास ऑफ द S एनेंटियोमर मुझे चाहिए। तो मुझे बताओ अल्फा प्योर और अल्फा मिक्सचर से तुम एनेंटियोमर एक एक्सेस निकाल लोगे। अल्फा मिक्सचर डिवाइडेड बाय अल्फा प्योर इंटू 100 से एनेंटियोमर एक एक्सेस पता चल जाएगा। अल्फा मिक्सचर कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत बेहतरीन है। अल्फा मिक्सचर 40 दिया और प्योर का 50 दिया है, ठीक है। तो ये 40 दिया है, ये 50 दिया है, इंटू 100 कर दो, इससे ये कट गया और ये आ जाएगा 80%। अब मुझे बताओ एनेंटियोमर एक 80% है, यानी कि ये R वाला है, क्योंकि R का ही प्योर वाला रखा है तुमने अल्फा। तो रेसिमिक मिक्सचर कितना आ जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर आ जाएगा 100 माइनस एनेंटियोमरिक एक्सेस, यानी कि 20% आ जाएगा। अगर 20% रेसिमिक मिक्सचर है तो 10% हो जाएगा R वाला, और S का भी 10% हो जाएगा, ठीक। तो टोटल R तो तुम्हारा 90% होगा, S कितना होगा? 10%। और तुमसे सवाल में कुछ ऐसा बोला गया था कि S एनेंटियोमर का टोटल मास बताइए। तो मुझे बताइए टोटल यील्ड कितनी थी? 25 ग्राम, और 25 ग्राम का 10% अगर आप ले लोगे तो ये 2.5 ग्राम आ जाएगा S एनेंटियोमर का, ठीक है। S एनेंटियोमर का जो वजन है वो आ जाएगा 2.5 ग्राम, है ना। और Y कितना कह रहे हैं आपसे? Y ग्राम कह रहे हैं, और Y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 16 आई थी, जबकि आ तो 2.5 रहा है, यानी कि ये भी गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा? A और B। बहुत बेहतरीन सवाल था, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके एक बार ब्रशअप हो गए होंगे। और अगर आपको सवाल पसंद आया तो जरूर कमेंट करिए, और ऐसे ही बेहतरीन सवाल आपको चाहिए तो भैया PW टेस्ट सीरीज चैनल से जुड़े रहिए। मैं इससे भी और बेहतरीन सवाल आपके लिए क्राफ्ट कर रहा हूं, बना रहा हूं। देखो कॉन्सेप्ट मैं नहीं बना सकता, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन सिलेबस के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकते हैं ये मैंने सीख लिया है, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। आप खुद ही सवाल को देख लीजिए, ईमानदारी से, किसी भी बायसनेस के अलावा अगर आप सोचेंगे, ठीक है, कोई भी बायसनेस नहीं, सिर्फ अगर आप सोचेंगे मुझे ये सवाल जेईई में आता, मुझे ये सवाल नीट में आता, तो क्या तुम इस सवाल को बेहतरीन की कैटेगरी में रखते कि नहीं रखते? रखते कि नहीं रखते? तो बस वही है, इसीलिए आप कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा, और बेहतरीन ऐसे ही सवालों के लिए जुड़े रहिएगा, ठीक है। हमारी एक एप्लीकेशन है जिसको PW बुक्स के नाम से जानते हैं, आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ये फ्री है एकदम, है ना। इसमें AI NCERT डली हुई है ना। तो किसी को भी अगर NCERT से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उससे रिलेटेड सवाल बनाने हैं, आपको PYQs चाहिए इसमें, है ना, आपको बुकमार्क करना है, तो आप यहां से कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये, ठीक है। अपना
इस तरीके से दिखता है। जैसे अलग अलग किताबें हमने इसमें डाल दी हैं एनसीईआरटी, है ना, क्योंकि फ्री रिसोर्स है, आप नेट से भी डाउनलोड कर लेते हो। लेकिन एआई एनसीईआरटी से आप यहां पर बुक मार्क कर सकते हो, आप कोई भी पैराग्राफ को रीड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी यहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, इस पर अपडेट्स आती रहती हैं, इसमें भी मैं केबीसीसी की अलग सीरीज चलाता हूं, तो यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक किताब है केमिस्ट्री मेडिजी 4.0, बेहतरीन तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक हैंड रिटन फॉर्मेट में हमने दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने ये सवाल देखा। इसी तरीके से जो सवाल हैं वो आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, वैसे केबीसीसी के आने से जनता में हलचल बहुत हो रही है, लेकिन आपको बिल्कुल यहां वहां भटकना नहीं है। केबीसीसी का मतलब है क्वेश्चंस की फ्रेमिंग, आपको ऐसे सवाल दिए जाएं कि आपके लिए एकदम नया लगे, मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल हो, जिसमें आप कम से कम 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाए। ठीक है, मिलते बेटा फिर नेक्स्ट केबीसीसी में, तब तक के लिए ओके बाय।